वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी आरओ के लिए है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, ठीक है, जो करंटली ऑफर में 149 में पूरे साल के लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 15 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है। यह कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। और गलती ये पूछा है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। राष्ट्रपति ना कि उपराष्ट्रपति। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं। नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुनाव की प्रक्रिया से गुजरे बिना ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामांकित सदस्य की व्यवस्था नहीं है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। 149 में करंट में ऑफर जो है, ठीक है, इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता और इसे पहली बार 1950 में गठित किया गया था। देखिए, चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो विघटन नहीं हो सकता, ठीक है, और इसे पहली बार 1952 में गठित किया गया था। दूसरा वाला गलत है। ठीक है, यहाँ केवल एक लिखना नहीं, क्या लिख दिया? ठीक है तो ठीक ये भी, क्योंकि एक में तो यही है। चलिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका गठन पहली बार 1952 में, तो दूसरा वाला गलत हो गया। अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता चूंकि स्थायी सदन है। तो हालांकि इसके 1/3 जो मेंबर हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनकी सीटें हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनावों और राष्ट्रपति नामांकन से भरी जाती हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी पुनर्निर्वाचन और पुनर्नामांकन के पात्र होते हैं। संसद जो है हमारी पार्लियामेंट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 253। अनुच्छेद 253 के तहत जो संसद है हमारी पार्लियामेंट है, उसको किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या सम्मेलन या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में लिए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे या उसके किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है पार्लियामेंट को। शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की देन है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। शून्यकाल की अवधारणा को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह ने 1962 में संसद में पेश किया था। देखिए, जो शून्यकाल है वो भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है, तो ब्रिटेन की देन गलत है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ठीक है। शून्यकाल की अवधारणा को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह ने 1962 में संसद में पेश किया था। दूसरा और तीसरा करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए, ठीक है। शून्यकाल एक अनौपचारिक व्यवस्था है जो संसद सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपलब्ध है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन का एजेंडा शुरू होने तक चलता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय अंतराल को
कहा जाता है शून्यकाल। शून्यकाल भारतीय संसद की एक पहल है, ठीक है, न कि ब्रिटेन की। यह संसदीय व्यवस्था का एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल की अवधारणा को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह ने 1962 में संसद में पेश किया था। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 3 माह, 2 महीना, 1 महीना, 14 दिन। 14 दिनों तक रोक सकती है। डी है इसका आंसर। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसे विचार के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। यह किसी धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। यह कौन? राज्यसभा। राज्यसभा केवल सिफारिशें ही कर सकती है। उसे विधेयक को या बिल को 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के लोकसभा को वापस करना होता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यानी सारी की सारी पावर मनी बिल के से रिलेटेड लोकसभा के पास ही है। ठीक है, हिंदी में धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्राक्कलन समिति इंग्लिश में बोलते हैं इसको। एस्टीमेट कमेटी राज्यसभा के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है? या एस्टीमेट कमेटी में या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। कोई भी सदस्य नहीं होता राज्यसभा का। ठीक है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इन सदस्यों को प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों में से एकल अंतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार चुना जाता है। इस प्रकार इसमें सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इस समिति के कार्यालय का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत की संचित निधि से धन जारी करने का अधिकार है? पार्लियामेंट, संसद। भारत की समेकित निधि अनुच्छेद 266 के तहत एक निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं। सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। संसदीय कानून के अतिरिक्त इस निधि से कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती, यानी जारी या निकाली नहीं जा सकती संसदीय कानून के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित के पारित होने में गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। जब बैठक आ जाती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और ये साधारण विधेयक के मामले में ही आयोजित की जा सकती है। साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में नहीं, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। तो संविधान संशोधन विधेयक को हटा दीजिए। साधारण विधेयक हो जाएगा, सामान्य विधेयक, और वित्त विधेयक भी हो जाएगा। देखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। दूसरा और तीसरा भी है इसका आंसर। तो संयुक्त बैठक किसी विधेयक को पारित करने पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई एक असाधारण मशीनरी है। राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं। मूल रूप से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1955 में। देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसे 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का नाम दिया गया था। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो 1955 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है? संविधान संशोधन, 7वां संशोधन, 21वां संशोधन, 44वां, 57वां। 7वां संविधान संशोधन 1956 में,
44वां संविधान संशोधन 1978, 21वां संविधान संशोधन 1967, 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। 1997 गलत, डी गलत है, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 2011 में। बाकी एज इट इज़ है। 44वां 1978, 21वां 67 और 7वां 56। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती मामले में। सी है इसका आंसर। केशवानंद भारती मामला जो कि हुआ था वर्ष 1973 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले जो कि हुआ था 1967 में अपने निर्णय को पलट दिया। इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बनाए रखा एवं स्पष्ट किया कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने का अधिकार है। साथ ही इसने संविधान की बुनियादी संरचना अथवा मूल विशेषताएं का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया। इसने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की शक्ति उसे संविधान की बुनियादी संरचना को परिवर्तित करने के लिए सक्षम नहीं बनाती है। इसका अर्थ यह है कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट किसी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती और ना ही उसे समाप्त कर सकती है जो संविधान की बुनियादी संरचना का भाग है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू। देखिए, सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, राजनीतिज्ञ थी। जन्म उनका हैदराबाद में हुआ था और वह 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया और वह भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा के सामने अनुच्छेद 137 लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के सामने 143 लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा, अनुच्छेद 129 लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, अनुच्छेद 127 लिखा है। ये हैं आपके कूट 1 2 3 4 4 2 3 1 4 3 2 1 4 2 1 3। क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 127। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, अनुच्छेद 129। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और अनुच्छेद 215 के तहत जो राज्य के हाई कोर्ट हैं वो भी अभिलेख न्यायालय हैं। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेशों की समीक्षा। तो ये तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित ये महत्वपूर्ण लेख हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में। 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बना जाएगा। 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, 132 है, 133 है, सब पढ़ लीजिएगा। 134 है, 135 है, 136, 37, 38 जो ऑप्शन में था अपने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान है, 5 प्रकार के रिट। 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, यानी सभी हाई कोर्ट हो गए और उसके नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए वो सब। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कई बार प्रश्न बना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा ब्रिटेन में उत्पन्न और विकसित हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट।
न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा एवं उद्भव एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। यह शब्द पहली बार 1947 में अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया। तो दूसरा वाला गलत है। और भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में प्रस्तुत किया गया। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति डी ए देसाई के द्वारा देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी गई। तो पहला वाला करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं। क्या क्या? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियां, कृत्य, चिरस्थायी स्मृति एवं साक्ष्य के लिए दर्ज किए जाते हैं। इन रिकॉर्डों को साक्ष्य के तौर पर मूल्यवान माना जाता है और साथ ही किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो या जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्हें कानूनी साक्ष्य और कानूनी संदर्भों में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के मुताबिक हर उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को मिलने वाली शक्तियां क्या क्या? उच्च न्यायालय के निर्णयों को रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखना, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून की तरह काम करना, मतलब इनसे जो छोटे जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सिविल कोर्ट हो गए, खुद की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है हाई कोर्ट को भी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करने की अनुमति देता है? यह है अनुच्छेद 200, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक, जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राज्य के राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है? विधेयक पर अपनी अनुमति दे दे या विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुमति या सहमति एक ही बात है। और क्या करेगा वो? राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा दे यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो। हालांकि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधनों के फिर से पारित किया जाता है तब राज्यपाल को विधेयक पर अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होगी। ठीक है। और राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को सुरक्षित कर सकता है राज्य का राज्यपाल। एक मामले में ऐसा आरक्षण अनिवार्य है, अर्थात जहां राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो ये सब कर सकता है राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? 153, 154, 164, 166। अनुच्छेद 164। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पैंत्र पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कोई राज्य अपनी विधायिका से दूसरे सदन की स्थापना अथवा उत्साधन कैसे कर सकता है? दूसरा सदन कौन सा? जो विधान परिषद होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं। कैसे करेगा इनमें से? संसद की मंजूरी के साथ ही विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संविधान राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन अथवा निर्माण का प्रावधान करता है। तदनुसार यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो संसद किसी यानी पार्लियामेंट किसी विधान परिषद को समाप्त कर सकती है अथवा इसका निर्माण कर सकती है। इस तरह के विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधान सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए
अर्थात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत। ठीक है, ये तो हो गया राज्य की बात। अब संसद के इस अधिनियम को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और साथ ही इसे एक सामान्य कानून की तरह पारित किया जाता है, यानी साधारण बहुमत से। संसद में साधारण बहुमत से होगा, लेकिन उस राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस श्रेणी से व्यक्तियों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति केंद्र में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर रहे थे। किस किस में कर रहे थे? कला में, साहित्य में, विज्ञान में और सामाजिक सेवा में। यहाँ एक और चीज़ बढ़ जाती है, सहकारी आंदोलन राज्य में। तो ऊपर के तो सेम ही है, इसमें भी, इसमें एक और चीज़ है सहकारी आंदोलन। सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर। ठीक है, विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना ये है। 1/3 राज्य में स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 को राज्य निवासी स्नातकों द्वारा चुना जाता है जिन्होंने 3 वर्ष का अध्ययन पूरा कर लिया है। विधान परिषद में जो मेंबर चुने जाते हैं उनकी बात हो रही है। 1/12 को 3 वर्ष के अनुभव वाले राज्य प्रशिक्षकों द्वारा चुना जाता है और साथ ही उनकी योग्यता माध्यमिक विद्यालयों के समान होती है। 1/3 राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त शेष 1/6 सदस्यों को निम्नलिखित श्रेणियों यानी कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारी आंदोलन में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो डी आंसर हो गया, सारे के सारे हो गए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी उनमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। तो राज्य विधानमंडलों के संगठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय प्रणाली है जबकि अन्य में द्विसदनीय है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में, कितने? 6 राज्यों में 2 सदनीय प्रणाली है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो विकल्प ए करेक्ट है। तो 20 प्रश्न थे पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बाकी फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, पेड टेलीग्राम से जुड़कर।